नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी थ्रिलर स्टोरीज में। आज आप एक ऐसे रोमांचक कहानी जो नीलगिरी से है। उम्मीद है ये स्टोरी आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने इस कहानी को 5 भागों में बांटा है ताकि आप कहानी की हर परत को समझ सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। अध्याय 1, बंद दरवाजों की दस्तक। हिमालय की तलहटी में बसा छोटा सा गांव सोनप्रयाग साल के इस समय कोहरे की मोटी चादर में लिपटा रहता था। शाम के 6 बज रहे थे, लेकिन दृश्यता शून्य के करीब थी। आर्यन अपनी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठा खिड़की से बाहर झांक रहा था। हाथ में पकड़ी हुई चाय की प्याली अब ठंडी हो चुकी थी। उसके दिमाग में आज भी वही पुरानी यादें दौड़ रही थीं। मुंबई की वो गलियां, वो गोलियों की आवाज और फिर सब कुछ खत्म हो जाना। अचानक सन्नाटे को चीरते हुए किसी ने उसके भारी ओक के दरवाजे पर दस्तक दी। ये कोई सामान्य दस्तक नहीं थी। इसमें एक घबराहट थी, एक जल्दबाजी थी। आर्यन ने अपनी पिस्तौल दराज से निकाली, उसे पीछे खोसा और दरवाजे की ओर बढ़ा। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने एक महिला खड़ी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। वो हाफते हुए बोली, वे मुझे मार डालेंगे। आर्यन सर, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? आर्यन ने शांत लेकिन सख्त लहजे में पूछा। मेरा नाम सारा है। मैं द क्रॉनिकल में काम करती हूं। मैंने उस फाइल के बारे में जान लिया है जिसे आपने 10 साल पहले छोड़ दिया था। प्रोजेक्ट शून्य। वे इसे फिर से जीवित कर रहे हैं, सारा ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। आर्यन का खून जम गया। प्रोजेक्ट शून्य, यही वो केस था जिसने उसका करियर और उसकी दुनिया उजाड़ दी थी। उसने सारा को अंदर आने का इशारा किया। बाहर जंगल में भेड़ियों के रोने की आवाज आने लगी थी, जो अक्सर किसी अनहोनी का संकेत होती थी। आर्यन ने आग जलाई और सारा को एक गर्म कंबल दिया। सारा ने एक पुराना पीला पड़ चुका लिफाफा मेज पर रखा। इसमें वो सबूत हैं जो साबित करते हैं कि आपके विभाग के उच्च अधिकारी उस दिन ठाकुर विक्रम सिंह के साथ मिले हुए थे। आपके ऊपर जो हमला हुआ था वो कोई इत्तेफाक नहीं था। आर्यन ने लिफाफा खोला। अंदर कुछ धुंधली तस्वीरें थीं, एक पुरानी हवेली, कुछ वैज्ञानिक उपकरण और उसकी पत्नी की एक तस्वीर जो उसने कभी नहीं देखी थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, खोज खत्म हुई। तभी अचानक बिजली गुल हो गई। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। आर्यन ने सारा का हाथ पकड़ा और उसे नीचे झुकने को कहा। अंधेरे में भी आर्यन की इंद्रियां सतर्क थीं। उसने सुना, घर की छत पर किसी के चलने की आहट। कोई ऊपर था और वो अकेला नहीं था। वे यहां है, आर्यन ने फुसफुसाते हुए कहा। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और सुरक्षा कवच हटाया। किक। उस रात सोनप्रयाग की वादियों में एक ऐसा खेल शुरू होने वाला था जिसका अंत 10 साल पहले ही हो जाना चाहिए था। लेकिन अब यह केवल एक केस नहीं था, ये प्रतिशोध था। आगे के अध्याय में आप जानेंगे हवेली का राज, विश्वासघात की गूंज, ठाकुर का जाल और अंतिम न्याय। अध्याय 2, हवेली का राज। सोनप्रयाग की पहाड़ियों पर कोहरा अब इतना घना हो चुका था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। आर्यन और सारा पिछले दरवाजे से निकलकर चीड़ के घने जंगलों की ओर भाग रहे थे। पीछे से आती भारी जूतों की आवाज और सूखी टहनियों के टूटने की आहट ये बता रही थी कि शिकारी उनके बेहद करीब है। सांस रोको और झुक जाओ, आर्यन ने सारा के कान में फुसफुसाते हुए कहा। वे एक विशाल चट्टान के पीछे छिप गए। कुछ ही पलों बाद टॉर्च की 3-4 रोशनी की किरणें उनके ठीक बगल से गुजरी।
हमलावर आधुनिक हथियारों से लैस थे और पेशेवर लग रहे थे। जब रोशनी दूर चली गई, सारा ने कांपते हुए पूछा, वे कौन लोग हैं और वे हमें जिंदा क्यों नहीं छोड़ना चाहते? आर्यन ने अपनी पिस्तौल की मैगजीन चेक की। वे प्रोजेक्ट शून्य के रखवाले हैं सारा। उनके लिए इंसान सिर्फ एक संख्या है। तुमने उस लिफाफे में जो तस्वीरें दिखाई, उनमें से एक तस्वीर नीलगिरी विला की थी। वो यहां से 5 मील दूर पहाड़ी की चोटी पर है। हमें वहां पहुंचना होगा। पर क्यों? वो तो मौत का कुआं हो सकता है। सारा ने विरोध किया। क्योंकि मेरी पत्नी अंजलि की आखिरी तस्वीर वहीं ली गई थी। आर्यन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, दुख और प्रतिशोध का मिश्रण। अगर वो वहां थी तो उसका मतलब है कि मुझे 10 साल तक झूठ बोला गया। नीलगिरी विला का खौफ 2 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद वे उस हवेली के सामने खड़े थे। नीलगिरी विला, एक पुरानी विक्टोरियन शैली की इमारत जिसके चारों ओर लोहे की नुकीली बाड़ लगी थी। हवेली का ढांचा जर्जर हो चुका था, लेकिन उसकी भव्यता अब भी डरावनी लग रही थी। अजीब बात यह थी कि पूरी हवेली अंधेरे में डूबी थी, सिवाय ऊपरी मंजिल की एक खिड़की के, जहां से हल्की नीली रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। आर्यन ने बाड़ के एक टूटे हुए हिस्से से अंदर प्रवेश किया। सारा उसके ठीक पीछे थी। जैसे ही उन्होंने हवेली के मुख्य हॉल में कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें छूकर गुजरा। हॉल के बीचों बीच एक विशाल झूमर लटका था, जो हवा के साथ धीरे धीरे हिल रहा था और उससे होने वाली चरमराहट सन्नाटे को और भी भयावह बना रही थी। यहां कोई नहीं है? सारा ने कानाफूसी की। सतर्क रहो, आर्यन ने चेतावनी दी। उसने फर्श पर जमी धूल को गौर से देखा। यहां हाल ही में कोई आया है। जूतों के निशान ताजा है। तहखाने का प्रवेश द्वार वे सावधानी से आगे बढ़े। आर्यन को याद आया कि ऐसी हवेलियों में अक्सर गुप्त रास्ते होते हैं। उसने पुस्तकालय, लाइब्रेरी की दीवारों को टटोलना शुरू किया। अचानक एक अलमारी के पीछे उसे एक छोटा सा लीवर मिला। उसे खींचते ही दीवार का एक हिस्सा धीरे से खिसका और नीचे की ओर जाती हुई सीढ़ियां दिखाई देने लगी। सीढ़ियों के अंत में जो था, उसमें दोनों के होश उड़ा दिए। ये कोई पुराना तहखाना नहीं, बल्कि एक आधुनिक प्रयोगशाला थी। वहां कांच के बड़े बड़े जार थे, जिनमें कुछ अजीब सा तरल पदार्थ भरा था। दीवारों पर प्रोजेक्ट शून्य के चार्ट्स लगे थे। सारा एक कंप्यूटर की ओर लपकी। आर्यन, देखो, ये डेटा, ये तो कल की तारीख का है। वे आज भी यहां काम कर रहे हैं। तभी कमरे की सभी लाइटें एक साथ जल उठीं। एक ठंडी मशीनी आवाज गूंजी। स्वागत है जासूस आर्यन। हमें पता था कि तुम अपनी पत्नी की तस्वीर का पीछा करते हुए यहां जरूर आओगे। हॉल के दूसरे कोने से एक व्हीलचेयर पर बैठा हुआ एक बुजुर्ग व्यक्ति बाहर आया। उसके पीछे 2 सशस्त्र गार्ड थे। आर्यन ने उसे पहचान लिया। वो डॉक्टर खन्ना था, जो 10 साल पहले पुलिस विभाग का मुख्य फॉरेंसिक एक्सपर्ट था और जिसे मृत मान लिया गया था। डॉक्टर खन्ना, आप जिंदा हैं? आर्यन ने अचंभे में पूछा। जिंदा? आर्यन, मैं तो अमर होने की कगार पर हूं। खन्ना एक कुटिल मुस्कान के साथ बोला। अंजलि मरी नहीं थी। उसे प्रोजेक्ट शून्य का पहला सफल विषय, सब्जेक्ट बनाया गया था, लेकिन वो प्रयोग सह नहीं पाई। आर्यन का हाथ कांपने लगा। उसकी उंगली ट्रिगर पर थी। वो कहाँ है? वो तो जा चुकी है, खन्ना ने लापरवाही से कहा। लेकिन उसका डेटा आज भी हमारे काम आ रहा है। और अब सारा के पास जो फाइल है, वो हमें इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में मदद करेगी। गार्ड्स, इन्हें पकड़ लो।
आर्यन ने तुरंत एक मेज को लात मारकर गिराया और कवर लिया। गोलियों की तड़तड़ाहट से तहखाना गूंज उठा। सारा चिल्लाई और एक कोने में दुबक गई। आर्यन ने अपनी पिस्तौल से एक गार्ड के हाथ पर निशाना साधा। अंधेरे और रोशनी के इस खेल में अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। निश्चित रूप से। अध्याय 3 में कहानी एक नया मोड़ लेती है, जहां आर्यन को एहसास होता है कि दुश्मन केवल सामने खड़ा डॉक्टर खन्ना नहीं है, बल्कि उसके अपनों के बीच छिपा एक गद्दार भी है। अध्याय 3, विश्वासघात की गूंज। प्रयोगशाला की ठंडी कंक्रीट की दीवारों पर गोलियों के निशान बन रहे थे। आर्यन ने फुर्ती से एक लोहे की अलमारी के पीछे शरण ली और पलटवार किया। उसकी एक सटीक गोली ने लैब के मुख्य बिजली पैनल को उड़ा दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा तहखाना फिर से नीली आपातकालीन रोशनी में डूब गया। सारा, दाई ओर भागो, वेंटिलेशन शाफ्ट की तरफ, आर्यन चिल्लाया। सारा ने अपना झोला कसकर पकड़ा और धुएं के गुबार के बीच से रास्ता बनाते हुए ऊपर की ओर जाने वाली एक संकरी सुरंग की ओर बढ़ी। आर्यन ने कवर फायर देते हुए 2 गार्ड्स को उलझाए रखा। डॉक्टर खन्ना अपनी व्हीलचेयर पर बैठा पागलों की तरह हंस रहा था। तुम भाग नहीं सकते आर्यन, ये पूरी हवेली एक जाल है। आर्यन ने एक स्मोक ग्रेनेड फेंका और सारा के पीछे सुरंग में जा घुसा। वे दोनों फेफड़ों में भरती राख और धूल के बीच रेंगते हुए हवेली के पिछले हिस्से के बगीचे में बाहर निकले। ठंडी हवा के झोंके ने उन्हें थोड़ी राहत दी, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। पुराने दोस्त का साथ। हमें मदद चाहिए, सारा हाफते हुए बोली। मेरे पास जो डेटा है उसे डिकोड करने के लिए हमें पुलिस के सर्वर की जरूरत होगी। आर्यन ने कुछ पल सोचा। उसके पास केवल एक ही व्यक्ति का नंबर था जिस पर वो भरोसा कर सकता था, इंस्पेक्टर विक्रम खन्ना, जो डॉक्टर खन्ना का भतीजा था लेकिन ईमानदार माना जाता था। विक्रम और आर्यन ने सालों तक साथ काम किया था। आर्यन ने एक पुराने पीसीओ से, जो गांव के मुहाने पर था, विक्रम को कॉल किया। विक्रम, मैं मुसीबत में हूं। सोनप्रयाग की पुरानी खदानों के पास वाले गोदाम में मिलो। अकेले आना। प्रोजेक्ट 0 जिंदा है। दूसरी तरफ से थोड़ी देर सन्नाटा रहा। फिर विक्रम की भारी आवाज आई। आर्यन भाई, तुम कहाँ थे इतने साल? डरो मत, मैं बैकअप लेकर आधे घंटे में पहुंच रहा हूं। किसी पर भरोसा मत करना। खदानों का सन्नाटा। आर्यन और सारा खदान के उस वीरान गोदाम में पहुंचे। चारों ओर जंग लगी मशीनें और कोयले की धूल जमी थी। सारा ने अपना लैपटॉप निकाला और उस पेनड्राइव को लगाने की कोशिश की जो उसे हवेली से मिली थी। आर्यन, ये देखो, सारा ने स्क्रीन की ओर इशारा किया। प्रोजेक्ट 0 का मुख्य फंड प्रदाता कोई विदेशी कंपनी नहीं है। ये तो हमारे अपने गृह मंत्रालय का एक गुप्त फंड है। और इस फाइल पर डिजिटल हस्ताक्षर किसके हैं, देखो। जैसे ही आर्यन ने नाम पढ़ने के लिए झुकना चाहा, बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। हेडलाइट्स की तेज रोशनी ने गोदाम के अंदर के अंधेरे को चीर दिया। विक्रम अपनी टीम के साथ अंदर दाखिल हुआ। शुक्र है तुम ठीक हो, विक्रम ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। विक्रम, ये देखो, विभाग का कोई बड़ा आदमी इसमें शामिल है। आर्यन ने लैपटॉप की ओर इशारा किया। विक्रम ने स्क्रीन को देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया। वो मुस्कान वैसी नहीं थी जैसी एक दोस्त की होती है। वो ठंडी और घातक थी। आर्यन, तुम्हें कभी चुप बैठना नहीं आया, है ना? 10 साल पहले भी तुम बहुत करीब पहुंच गए थे और आज भी तुमने वही गलती की। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि विक्रम की टीम के सदस्यों ने अपनी बंदूकें पुलिस की तरह नहीं, बल्कि हत्यारों की तरह तान रखी थीं। तुम? आर्यन के स्वर में गहरी निराशा थी। तुम मेरे दोस्त थे विक्रम। अंजलि तुम्हें अपना भाई मानती थी। अंजलि एक बाधा थी आर्यन, बिल्कुल तुम्हारी तरह।
विक्रम ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और उसे सीधे आर्यन के माथे पर टिका दिया। वो डेटा और पेनड्राइव मुझे दे दो और शायद मैं सारा को जाने दूं। तुम्हें तो वैसे भी बहुत पहले मर जाना चाहिए था। विश्वासघात की कीमत। सारा ने पेनड्राइव को कसकर मुट्ठी में भींच लिया। कभी नहीं। दुनिया को पता चलना चाहिए कि तुम लोग क्या कर रहे हो। विक्रम हंसा। दुनिया? दुनिया को वही पता चलता है जो हम अखबारों में छपवाते हैं। कल की खबर होगी। भगोड़े पूर्व जासूस आर्यन ने पत्रकार की हत्या कर खुदकुशी की। तभी खदान की छतों से पानी की बूंदों के गिरने की आवाज तेज हो गई। आर्यन ने गौर किया कि गोदाम के पीछे एक पुरानी डायनामाइट की पेटी रखी थी, जिसका इस्तेमाल खदानों को उड़ाने के लिए होता था। उसने अपनी जेब में रखे लाइटर को महसूस किया। विक्रम, तुमने एक बात सीखी होती तो आज यहां नहीं होते। आर्यन ने शांति से कहा। क्या? विक्रम ने चिढ़कर पूछा। कभी भी एक घायल शेर को कोने में नहीं धकेलना चाहिए। आर्यन ने बिजली की फुर्ती से मेज को पलटा। विक्रम का हाथ झटका और सीधे डायनामाइट की पेटी की ओर एक जलता हुआ लाइटर फेंका। धमाका। पूरा गोदाम हिल गया। धुआं, मलबा और आग की लपटों ने सब कुछ ढक लिया। विक्रम और उसके आदमी जमीन पर गिर पड़े। आर्यन ने सारा का हाथ पकड़ा और खदान की गहरी सुरंगों के अंदर भाग गया, जहां केवल अंधेरा और अनिश्चितता थी। विश्वासघात के उस धमाके ने न केवल गोदाम की दीवारों को हिला दिया था, बल्कि आर्यन के बचे कुचे भरोसे को भी चकनाचूर कर दिया था। धुएं और मलबे के बीच से निकलते हुए आर्यन और सारा अब खदान की उन भूल भुलैया जैसी सुरंगों में थे, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती थी। अध्याय 4। ठाकुर का जाल। सुरंग के अंदर की हवा भारी और ठंडी थी। पीछे से विक्रम के आदमियों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं, जो मलबे को हटाकर रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे। आर्यन ने अपनी टॉर्च जलाई, जिसकी रोशनी रह रहकर कांप रही थी। हमें यहां से बाहर निकलना होगा सारा। ये सुरंगें पुरानी है, कभी भी ढह सकती हैं। आर्यन ने कहा। उसका कंधा जख्मी था, जहां से खून रिसकर उसकी कमीज को भिगो रहा था। लेकिन हम जाएंगे कहां? विक्रम के पास पूरी पुलिस फोर्स और संसाधन है। हम शहर में ही जा सकते। सारा ने डरी हुई आवाज में पूछा। शहर नहीं, हम उस जगह जाएंगे जहां से ये सब शुरू हुआ था। सफेद कोठी, ठाकुर विक्रम सिंह का गढ़। विक्रम सिर्फ एक मोहरा है, असली खिलाड़ी वही है। सफेद कोठी सोनप्रयाग की सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थित थी। ये एक किले की तरह थी, जिसकी दीवारों पर सीसीटीवी कैमरे और कंटीले तार लगे थे। आर्यन जानता था कि सीधे अंदर जाना आत्महत्या होगी। उसने सारा को पहाड़ी के नीचे एक पुरानी गुफा में सुरक्षित छोड़ दिया। अगर मैं 1 घंटे में वापस ना आऊं, तो ये पेनड्राइव सीधे दिल्ली के प्रेस क्लब भेज देना, रुकना मत। आर्यन ने निर्देश दिया। आर्यन अंधेरे का फायदा उठाते हुए कोठी के पिछले हिस्से से दीवार फांदकर अंदर घुसा। सुरक्षा गार्ड्स अपनी गश्त पर थे, लेकिन आर्यन एक साए की तरह उनके बगल से निकल गया। वो मुख्य अध्ययन कक्ष, स्टडी रूम की खिड़की से अंदर दाखिल हुआ। कमरे में पुरानी किताबों और महंगी शराब की गंध बसी थी। अचानक कमरे की बत्तियां जल उठी। सामने एक विशाल नक्काशीदार कुर्सी पर ठाकुर विक्रम सिंह बैठा था। उसके हाथ में एक पुरानी बंदूक थी और चेहरे पर एक डरावनी शांति। आर्यन, मुझे यकीन था कि तुम आओगे। शिकार हमेशा शिकारी के पास खुद चलकर आता है, अगर चारा सही हो। चारा? तुम क्या बात कर रहे हो ठाकुर? आर्यन ने अपनी पिस्तौल तानते हुए पूछा। ठाकुर धीरे से हंसा। उसने मेज पर रखे एक रिमोट का बटन दबाया। सामने वाली दीवार पर एक स्क्रीन नीचे आई। उस पर एक लाइव फीड चल रही थी, उसी गुफा की जहां आर्यन ने सारा को छोड़ा था।
सारा के सिर पर एक बंदूक तनी हुई थी। तुमने क्या सोचा था? मेरे आदमी इतने अनाड़ी है कि एक लड़की का पीछा नहीं कर पाएंगे? ठाकुर ने सिगार सुलगाते हुए कहा। अब चुपचाप अपनी गन नीचे डालो, वरना सारा का अगला हिस्सा उस गुफा की दीवार पर होगा। आर्यन के पास कोई चारा नहीं था। उसने अपनी पिस्तौल फर्श पर सरका दी। तुम ये सब क्यों कर रहे हो ठाकुर? प्रोजेक्ट शून्य से तुम्हें क्या मिलेगा? पैसा? ताकत? आर्यन ने गुस्से में पूछा। ठाकुर कुर्सी से उठा और आर्यन के करीब आया। पैसा तो बहुत है आर्यन, मुझे नियंत्रण चाहिए। कल्पना करो, एक ऐसी दुनिया जहां कोई अपराध न हो, क्योंकि कोई स्वतंत्र इच्छा ही न हो। प्रोजेक्ट शून्य मानव मस्तिष्क के उस हिस्से को मिटा देता है जो विद्रोह करता है। अंजलि पहली थी जिसने इस प्रक्रिया का विरोध किया था। उसका दिमाग बहुत तेज था, लेकिन अंततः वो टूट गई। आर्यन की आंखों में खून उतर आया। तुमने उसे मार डाला? नहीं, ठाकुर ने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने उसे बदल दिया। वो अब भी जिंदा है आर्यन, लेकिन वो अब तुम्हारी अंजलि नहीं है। वो हमारे सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तभी कोठी का दरवाजा खुला और विक्रम अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे 2 गार्ड सारा को खींचते हुए लाए। सारा का चेहरा सूजा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी आग थी। ठाकुर साहब, सारा के पास पेनड्राइव नहीं है। उसने उसे कहीं छिपा दिया है, विक्रम ने हाफते हुए कहा। ठाकुर ने सारा की ओर देखा और फिर आर्यन की ओर। तो खेल अभी बाकी है। विक्रम, इन्हें बेसमेंट के साइलेंस रूम में ले जाओ। आर्यन को अपनी पत्नी से मिलने का एक आखिरी मौका मिलना चाहिए, इससे पहले कि हम उसका दिमाग भी शून्य कर दें। आर्यन और सारा को घसीटते हुए कोठी के सबसे निचले तल पर ले जाया गया। वहां की दीवारें साउंड प्रूफ थीं और बीच में एक भारी लोहे का दरवाजा था। जैसे ही दरवाजा खुला, आर्यन का दिल बैठ गया। अंदर एक कांच के केबिन में एक महिला बैठी थी, जिसकी पीठ उनकी तरफ थी। उसके बाल सफेद हो चुके थे और वो बिना किसी हलचल के एक दीवार को घूर रही थी। अंजलि? आर्यन की आवाज कांप गई। महिला धीरे से मुड़ी। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे उनमें कोई आत्मा ही न बची हो। उसने आर्यन को देखा, लेकिन कोई पहचान, कोई आंसू, कोई एहसास नहीं था। खेल शुरू होता है आर्यन। खेल शुरू होता है आर्यन। ठाकुर की आवाज इंटरकॉम पर गूंजी। अगले 10 मिनट में इस कमरे में जहरीली गैस भर दी जाएगी। या तो तुम पेनड्राइव का पता बताओ, या अपनी पत्नी और इस पत्रकार के साथ यही मर जाओ। आर्यन ने अंजलि की खाली आंखों में देखा और फिर सारा की ओर। मौत का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। समय की सुइयां टिक टिक कर रही थीं। बेसमेंट के उस साइलेंस रूम में मौत की गंध साफ महसूस की जा सकती थी। कांच के पीछे अंजलि की पथराई हुई आंखें आर्यन के कलेजे को चीर रही थीं। अध्याय 5 अंतिम न्याय। जैसे ही इंटरकॉम पर ठाकुर की आवाज बंद हुई, कमरे के कोनों में लगे वेंटिलेशन पाइपों से हल्के नीले रंग की गैस निकलने लगी। आर्यन जानता था कि उनके पास मुश्किल से 5 मिनट बचे हैं। आर्यन, पेनड्राइव मत देना। अगर उन्हें वो डेटा मिल गया तो वे हजारों लोगों के दिमाग के साथ ऐसा ही करेंगे जैसा अंजलि के साथ किया, सारा ने खांसते हुए कहा। गैस का असर शुरू हो चुका था। आर्यन ने अंजलि की ओर देखा। वो अभी भी एक निर्जीव गुड़िया की तरह बैठी थी। अंजलि, अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो मेरी बात समझो। हमें यहां से निकलना होगा। अंजलि के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई, लेकिन उसकी उंगलियां मेज पर रखे एक पुराने पीतल के पेपरवेट को सहला रही थीं। अचानक उसने उस पेपरवेट को उठाया
और कांच पर जोर से मारा। कांच नहीं टूटा, लेकिन उसने एक अजीब लय में प्रहार करना शुरू किया। ठक 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 ठक। आर्यन की आंखें चमक उठीं। मोर्स कोड। वो मुझे मोर्स कोड में बता रही है। आर्यन ने ध्यान से सुना। वो EXIT नहीं, बल्कि FIRE कह रही थी। नरक की लपटें। आर्यन ने तुरंत अपनी जैकेट उतारी और वेंटिलेशन पाइप की मुंह पर लपेट दी। उसने सारा से कहा, अपना स्कार्फ मुझे दो। आर्यन ने स्कार्फ को गीला किया और उसे अपने लाइटर से जला दिया। जैसे ही आग की लपटें पाइप के पास पहुंची, गैस के रासायनिक मिश्रण ने प्रतिक्रिया की। धमाका। धमाका इतना जोरदार था कि बेसमेंट का दरवाजा अपनी चूलों से उखड़ गया। अलार्म बजने लगे और पूरी कोठी में अफरा तफरी मच गई। आर्यन ने दौड़कर अंजलि को कांच के कैबिन से बाहर निकाला और सारा को सहारा देकर गलियारे की ओर भागा। ऊपर हॉल में ठाकुर और विक्रम अपने गाज के साथ तैयार खड़े थे। तुम कभी नहीं सुधरोगे आर्यन, विक्रम ने अपनी बंदूक तानते हुए कहा। लेकिन इस बार आर्यन अकेला नहीं था। अंजलि, जो 10 साल से एक जिंदा लाश बनी हुई थी, उसकी आंखों में अचानक एक भयानक चमक जागी। उसने फुर्ती से एक गार्ड की बंदूक छीनी और बिना पलक झपकाए विक्रम के पैर पर गोली मार दी। विक्रम, ये तुम्हारे विश्वासघात का पहला हिस्सा है, आर्यन चिल्लाया। अंतिम आमना सामना पूरी सफेद कोठी अब आग की लपटों में घिरी थी। ठाकुर विक्रम सिंह अपने कीमती दस्तावेज लेकर पिछले रास्ते से भागने की कोशिश कर रहा था। आर्यन ने उसका पीछा किया और उसे हेलीपैड पर पकड़ लिया। खेल खत्म हुआ ठाकुर, आर्यन ने हांफते हुए कहा। उसकी पिस्तौल ठाकुर की छाती पर थी। ठाकुर हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें हार का कोई खौफ नहीं था। तुम्हें लगता है मैं अकेला हूं? आर्यन, प्रोजेक्ट 0 एक विचार है। तुम मुझे मार दोगे, लेकिन व्यवस्था वही रहेगी। पेनड्राइव मेरे पास नहीं है, वो पहले ही क्लाउड पर अपलोड हो चुकी है। तभी सारा वहां पहुंची, हाथ में अपना लैपटॉप लिए। नहीं ठाकुर, वो अपलोड नहीं हुई। मैंने उस फाइल में एक वायरस प्लांट किया था। जैसे ही आपने उसे सर्वर पर भेजने की कोशिश की, आपके पूरे नेटवर्क का डेटा डिलीट हो गया। अब आपके पास न प्रोजेक्ट है, न सबूत। ठाकुर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा रिमोट निकाला। अगर मैं हारूंगा तो कोई नहीं बचेगा। जैसे ही वो बटन दबाने वाला था, एक गोली चली। लेकिन वो गोली आर्यन ने नहीं चलाई थी। वो गोली अंजलि ने चलाई थी, जो पीछे खड़ी थी। ठाकुर वही ढेर हो गया। अंत या नई शुरुआत? अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें सोनप्रयाग की पहाड़ियों पर पड़ीं, तो सफेद कोठी से केवल काला धुआं उठ रहा था। पुलिस की गाड़ियां और एम्बुलेंस चारों ओर थीं। विक्रम और उसके भ्रष्ट साथियों को हिरासत में ले लिया गया था। सारा ने आर्यन की ओर देखा। अब आप क्या करेंगे? डेटा तो खत्म हो गया, लेकिन अंजलि? आर्यन ने देखा कि अंजलि एक पेड़ के नीचे बैठी उगते सूरज को देख रही थी। वो अब भी पूरी तरह ठीक नहीं थी, शायद कभी नहीं होगी। लेकिन उसकी आंखों में अब वो खालीपन नहीं था। उसने आर्यन की ओर देखा और हल्का सा मुस्कुराई। मैं उसे वापस लाऊंगा सारा, चाहे जितना भी समय लगे, आर्यन ने कहा। लेकिन जैसे ही सारा ने अपना लैपटॉप बंद किया, उसकी स्क्रीन पर एक गुप्त संदेश चमक उठा। प्रोजेक्ट 0 फेज 2 सक्रिय। आर्यन ने वो संदेश नहीं देखा, लेकिन वो जानता था कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। न्याय मिल चुका था, लेकिन रहस्य की परछाइयां अभी भी पहाड़ियों के पीछे छिपी थीं।